हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम अंशु शर्मा, योर कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंप्यूटर विज्ञान विषय का अध्याय 26, जिसका नाम है कंप्यूटर में नई प्रवृत्तियाँ। मतलब कंप्यूटर में क्या क्या ट्रेंडिंग आजकल चल रहा है, तो वो हम पढ़ेंगे इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, फिर वो कितने प्रकार का होता है, और उसमें हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग और ग्रीन कंप्यूटिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कंसेप्ट समझिए कि वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है आभासी रूप। किसी भी चीज का आभासी रूप, अगर जनरल शब्द में कहें, नॉर्मल, तो वो कहता है, वो होता है उसका आभासी रूप। जैसे मैं यहाँ पे फिजिकली आपके पास अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है, अभी क्या हूं मैं, एक तरीके से वर्चुअल हूँ आपके पास। ठीक है, तो फिजिकली अगर कोई चीज है, उसका एक हम आभासी रूप बना लेते हैं, बट यूजर को कैसा लगता है कि वो एक्चुअल में उसका फिजिकल रूप ही क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, उस फिजिकल ही चीज में उसको एक्सेस कर रहा है। मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज मान लीजिए आपकी एक फाइल है, ठीक है, अब आपकी वो फाइल एक सर्वर पर है, इस सर्वर पर है, ठीक है। अब आप जब इस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आप एक्सेस करेंगे तो आपको लगेगा आप इस सर्वर से डायरेक्ट डाउनलोड कर रहे हैं, या इस सर्वर पे डायरेक्ट आप अपनी फाइल को देख रहे हैं। बट एक्चुअल में वो क्या होगा, अगर हम वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं, तो वो फाइल का मैं एक क्या करूंगी, यहाँ पे एक आभासी रूप बना दूंगी, उस फाइल का नहीं, पर्टिकुलर डेटा का। जैसे इसमें बहुत सारा डेटा है, तो इस बहुत सारे डेटा का मैं क्या करूंगी, आधा आधा पार्ट वर्चुअल, आधा वर्चुअल मैंने यहाँ बना दिया, आधा वर्चुअल मैंने यहाँ बना दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, मेरा वर्कलोड कम हो गया। अगर एक से बहुत सारे यूजर्स एक ही टाइम पर इस सर्वर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो क्या होगा, कंजेक्शन, यानी क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो उसलिए इस कंसेप्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो मैं वर्चुअलाइजेशन को यूज क्यों कर रहे हैं, पहले इसको समझिए, फिर हम वर्चुअलाइजेशन की परिभाषा पे जाएंगे। ठीक है, तो पर क्या है, किसी भी चीज का फिजिकल रूप, उसको अगर हम आभासी रूप बनाते हैं, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वर्चुअलाइजेशन, यानी हम उसका वर्चुअल रूप बना रहे हैं, जिससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है। ट्रैफिक कंट्रोल होता है, ठीक है, स्पेस की हमें दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब हम विस्तार से इस क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, समझ में आया इतना कंसेप्ट कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखिए। वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन क्या है, एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, किसी भी भौतिक उपकरण, कोई भी भौतिक उपकरण या रिसोर्सेज या डिवाइस, कुछ भी कह लीजिए, एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सर्वर ही है, ऐसा नहीं है कि वो हार्ड डिस्क ही है, या फिर प्रिंटर है, इस टाइप से ऐसा फिक्स नहीं है। कोई भी भौतिक उपकरण, ठीक है, या डिवाइसेस या रिसोर्सेज, उनका क्या बनाना, आभासी रूप बनाना, यानी वर्चुअल बनाना, ठीक है, या सॉफ्टवेयर आधारित रूप तैयार करना, वो क्या कहलाता है, वो होता है हमारा वर्चुअलाइजेशन। क्या होता है वो, हमारा वर्चुअलाइजेशन। ठीक है ना, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल क्या हो गए हमारे, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, सर्वर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गए, जैसे मैंने अभी कहा, प्रिंटर हो गया, ठीक है, कोई भी फाइल हो गई, या नेटवर्क भी हो सकता है, या फिर ओएस भी हो सकता है। ठीक है ना, समझ में आया वर्चुअल। अब चलिए नेक्स्ट, वर्चुअलाइजेशन की जो संरचना होती है, इसका मतलब हम वर्चुअलाइजेशन को क्या विभिन्न विभिन्न तरीकों से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल पे हम बनाते हैं। अभी हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्चुअलाइजेशन किस किस तरीके से होता है। जैसे डिवाइसेस का हो गया, स्टोरेज के हिसाब से हो गया, नेटवर्क के हिसाब से हो गया, इस तरीके से। ठीक है, उससे पहले, वर्चुअलाइजेशन करने से पहले आप ये समझिए कि वर्चुअलाइजेशन के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट यूज करना चाह रहा है, तो उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो वो देखिए। पहले, सबसे पहले आपको सोचिए क्या आप चाहिए, पहली चीज हमें चाहिए नेट। ठीक है, अब नेट के अलावा आपको स्टोरेज स्पेस भी चाहिए, चाहिए ना, एक सर्वर भी चाहिए। तो जो आपके दिमाग में नॉर्मल चीज आ रही है, वही इसकी आवश्यकताएं हैं। ठीक है, अब देखिए,
एक बड़ा स्टोरेज सिस्टम, भाई चाहिए, डेटा को कहाँ स्टोर करेंगे हम? संगठन का संपूर्ण डाटा को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या हो गई? एक बड़ा स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, दूसरा उच्च एंड सर्वर का मतलब जिसकी स्पीड हाई हो, ऐसा सर्वर। हाई कैसे होती है? सीपीयू की कैपेसिटी पे, सीपीयू के प्रोसेसर पे डिपेंड करता है ये। तो डाटा को प्राप्त करने और उच्च गति से प्रोसेस करने, भाई कैसे पता लगाएंगे? कंप्यूटर से डेटा लिया, प्रोसेसिंग में वो कितना टाइम लगा रहा है, वही तो उसकी क्या होगी? उसकी स्पीड होगी, और वही हमें चाहिए, हाई स्पीड वाले सर्वर चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज हमें नेट चाहिए। तो क्या हुआ? स्टोरेज कैपेसिटी एंड उच्च एंड सर्वर हाई स्पीड का, और उच्च और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन। ओनली इंटरनेट कनेक्शन नहीं, उच्च और विश्वसनीय है। ठीक है, मतलब प्रोटोकॉल्स के साथ जो होंगे वो वाला। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें वर्चुअलाइजेशन करने से पहले चाहिए। ठीक है ना? अब चलिए, वर्चुअलाइजेशन के जो प्रकार हैं, मतलब वर्चुअलाइजेशन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम वर्चुअलाइजेशन को यूज कर सकते हैं। देखिए, एक है सर्वर वर्चुअलाइजेशन। भाई एक ही सर्वर पे अगर बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा और बहुत सारे लोग एक साथ उसे एक्सेस करेंगे तो क्या होगा? ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? दूसरा है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। मान लीजिए एक साथ बहुत सारे लोग एक सर्वर पे, या मान लीजिए किसी और पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, सेम फाइल को, तो क्या होगा? भाई ये यूजर पहले गया, फिर ये यूजर करा, उसको वेट करना पड़ा। तो इसका, ये जो प्रॉब्लम है, इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, यानी सबको अलग अलग चैनल्स में, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, एक एक चीज डिवाइड कर देंगे। पहले आप सिर्फ इनके कंसेप्ट को समझिए कि क्या कर रहा है वो। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। भाई स्टोरेज किसी के पास इतनी सी है, किसी के पास इतनी, तो यहाँ क्या करेंगे? सबको लेके एक बड़ी स्टोरेज बना देते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन इज सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर हम अपने ओएस को बांट सकते हैं। ठीक है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट ओएस पर हम वर्क कर सकते हैं एक ही फाइल को लेके, कि भाई इस ओएस पे कैसी चल रही है, दूसरी पे कैसी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट समझ में आया, अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले है सर्वर वर्चुअलाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है? जो इसका नाम है उसी से इसका एक्सप्लेनेशन, सर्वर। यानी हम किसको वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सर्वर का वर्चुअलाइजेशन। यानी एक ही सर्वर को डिफरेंट डिफरेंट सर्वर में हम बांट देते हैं, जिससे कि क्या होगा? कुछ डेटा अलग पे चला जाएगा, कुछ अलग पे, कुछ अलग पे, अलग अलग सर्वर पे। तो जब कोई एक्सेस कर रहा है, तो मान लीजिए, अभी मैं डायग्राम से बताती हूँ, नीचे ये तीन सर्वर में से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब किसी यूजर वन को, ये U1 है, ये U2 है, ये U3 है, अगर तीनों एक साथ एक्सेस कर रहे हैं और हम वर्चुअलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, तो तीनों डायरेक्ट कहाँ कांटेक्ट करेंगे? इससे करेंगे ना फाइल लेने के लिए। इससे क्या होगा? ट्रैफिक हो जाएगा, स्लो स्पीड हो जाएगी। बट मान लीजिए U1 की कोई फाइल जिसे वो एक्सेस करना चाहता है, वो कहाँ है? वो यहाँ है। U2 की इस पर है, मान लीजिए U3 की भी इस पर ही है। ठीक है, क्या हुआ? डिवाइड हो गया ना। तो यानी सर्वर जब रेस्पॉन्ड करेगा तो उसका टाइम क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगी, भाई वो तुरंत रेस्पॉन्ड कर पाएगा। यहाँ तो तीनों को रेस्पॉन्ड एक साथ करना था, और यहाँ पे अलग अलग हमने डिवाइड करा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, ये हमारा एक सर्वर है, और ये सर्वर को इन्होंने इसमें इतने सारे इसमें बांट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक भौतिक सर्वर को बहुत सारे किसमें बांट रहे हैं हम? वर्चुअल, क्योंकि कंसेप्ट क्या चल रहा है हमारा? वर्चुअल। वर्चुअल सर्वर में बांट दिया जाता है। देखिए, आप लोग तो क्या करते हैं, नेट पे तुरंत फाइल डालिए, नेट नहीं चल रहा, स्पीड अच्छी नहीं आ रही स्टेप से। ठीक है, लेकिन उसके पीछे सोचे कितना सारा काम होता है, कितनी सारी हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ता है, और उन टेक्नोलॉजी के पीछे कितनी सारी वर्किंग होती है। ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम हमने पहले बांट दिया। हर कंप्यूटर सिस्टम के पास क्या होगा? अपना ओएस होगा, और वो अपने ओएस की तरीके से इसको ऑपरेट करेगा। ठीक है, आपके देखिए कोर्स में इतना डिटेल में नहीं, बस आपको ये समझना है कि सर्वर वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है। सर्वर को डिवाइड करना डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल पार्ट्स में। ठीक है, इतना करना है, और ये डायग्राम आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, जिसमें क्या करते हैं हम? नेटवर्क को बांटते हैं। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क बनाया जाता है इसके अंदर। ये देखिए, वर्चुअल नेटवर्क बनाने के लिए नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, अभी मैंने बताया था आपको कि ट्रैफिक हो जाएगा, अगर भी नेटवर्क है
यहाँ से एक इधर से आया यूजर, एक इधर से, सब बहुत सारे आ रहे हैं, तो क्या होगा, ट्रैफिक हो जाएगा, राइट। तो उसको दूर करने के लिए हम यूज करते हैं नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। अब इसमें एक यूजर के लिए उसको जितनी बैंडविड्थ चाहिए उससे ज्यादा की बैंडविड्थ अवेलेबल होती है, ठीक है। क्या होता है कि उसको एक लिमिटेड बैंडविड्थ दी जाती है, ठीक है। लेकिन इसका यूज करने से क्या होगा, उसको ज्यादा बैंडविड्थ मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए इस कंसेप्ट को, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है, ये एक नेटवर्क बना दिया, ये एक नेटवर्क बना दिया। अब अगर वो सिंगल से जाते, ये यूजर 1, ये यूजर 2, ये यूजर 1, ये यूजर 2, ठीक है, इसको नीचे लिख लेते हैं U1 U2। अब ये दोनों अगर जा रहे हैं तो इसकी बैंडविड्थ मान लो इतनी है नेट की, तो ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बट इसने क्या किया, इन दोनों को अलग बांट दिया, तो इसकी बैंडविड्थ और ये दोनों इक्वल है, तो दोनों को क्या मिली, दोनों को ज्यादा बैंडविड्थ मिली, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अगर यूज करना है तो हम यूज करेंगे नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। अब देखिए, उपलब्ध बैंडविड्थ को चैनलों में बांट दिया जाता है, तो इसने यहाँ पे क्या करा, चैनल में बांट दिया। प्रत्येक को अलग सर्वर दे दिया जाता है, भाई इसको अलग दे दिया, इसको अलग दे दिया कि तू अपना काम करो और आप अपना काम करो भाई, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये आपका एक क्या है, नेटवर्क चैनल, ठीक है। ये रे, इसने क्या करा, इसको डिफरेंट डिफरेंट इसमें बांट दिया, ठीक है ना, दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में बांट दिया इसको, तो इसका क्या हुआ, काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। डेटा सेंटर क्या है, एक है, लेकिन इसने आगे जाके क्या करा, इसको अलग अलग चैनल में बांट दिया, यानी इसके काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इसको भी अलग अच्छी बैंडविड्थ मिल गई, इसको भी अच्छी बैंडविड्थ मिल गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। सिंपल बात, जो नाम है स्टोरेज, इसका मतलब यानी स्टोरेज का हम वर्चुअलाइजेशन करते हैं। स्टोरेज का क्यों करेंगे भाई, हमारे पास अगर मान लो स्टोरेज ही कम है तो हम इसलिए हम स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, सबसे पहले स्टोरेज डिवाइस की एफिशिएंसी बढ़ाता है, ठीक है भाई। ज्यादा अगर आपके पास स्पेस होगा तो एफिशिएंसी अपने आप बढ़ेगी, राइट। विभिन्न स्टोरेज डिवाइस को एक परसीव्ड यानी अनुमानित एकल इकाई में कंबाइन किया जाता है। बहुत सारी छोटी 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 स्पेस को एक साथ एक बनाया जाता है, ठीक है। ये सब वर्चुअल हो रहा है, एक्चुअल में उठ के कुछ नहीं आ रहा है, फिजिकली कहीं और है, वो सिर्फ वर्चुअली रूप है, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन डेटा का आसानी से बैकअप भी हो जाता है, पुनः प्राप्ति भी यानी रिट्रीव भी कर सकते हैं, और उसे हम एक्सेस भी कर सकते हैं। प्राप्ति मतलब एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए छोटे 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 क्या है, ये थोड़े थोड़े स्टोरेज डिवाइसेस है ना, इनको एक साथ कंबाइन करके इनका क्या बनाया इन्होंने, परसीव्ड यानी अनुमानित रूप इनका बना दिया। सपोज ये वाला जो है वो इसका बना दिया, और ये सब मिला के तीनों पार्ट ये इसका बना दिया, ठीक है। जरूरत पड़ी तो इन दोनों को भी कंबाइन कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये था हमारा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, 4 वर्चुअलाइजेशन हमने पढ़े हैं, ठीक है ना। ये था हमारा लास्ट वर्चुअलाइजेशन स्टोरेज, ठीक है। अब इसमें एक सॉफ्टवेयर और बच गया, वो और कर लेते हैं लास्ट, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है, हमारा जो ओएस है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं, यानी हमारी कोई भी फाइल अगर हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ओएस पे चला के देखेंगे कि भाई वो फाइल इस पे प्रॉपर रन हो रही है, किस पे नहीं रन हो रही है। तो ये देखिए, ये आप अगर आपके पास कोई लैपटॉप है, उसमें ज्यादातर क्या है, आपने एक ओएस डाला होता है, ठीक है। देखिए प्रोग्रामर की बात अलग है, वो डबल भी डाल के चेक कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रीबूट करना पड़ेगा। अपने जो फाइल लैपटॉप है उसको रीबूट करके दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमें वर्चुअल किसका, सॉफ्टवेयर का, यानी इसने हमें क्या करा, आप अपनी फाइल इस प्लेटफॉर्म पे भी चला के देखो या दूसरे ओएस पे भी चला के देखो, ठीक है, किसी पे भी चला के देखो उसी समय, तो वो क्या होगा, हमें पता लग जाएगा ये फाइल हमारी इस पे कैसे रन कर रही है, इस पे कैसे रन कर रही है। बट अगर आप कहेंगे तो लैपटॉप पे भी दोनों ओएस चल जाएगा, बट उस केस में आपको रीबूट करना पड़ेगा, दोबारा से करना पड़ेगा। इसमें फास्ट होता है, इसमें एक से ज्यादा ओएस भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम करते हैं सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर को एक समय पर विभिन्न ओएस पर रन करने की अनुमति देता है, ठीक है। यानी डिफरेंट डिफरेंट ओएस पे हम क्या करते हैं, हम रन करके चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भी हार्डवेयर है वो क्या सही वर्क कर रहा है दोनों पे, ठीक है।
अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया अभी एक फाइल थी, तो वो जो फाइल है, उस फाइल को अलग 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 हम ओएस पे रन कराएंगे, चेक करेंगे कि हमारी ये फाइल इस पे वर्क कर रही है या इस पे नहीं कर रही। मान लीजिए आप ऐसे कोई भी ऐप बना रहे हैं या आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ भी, वो एक प्लेटफॉर्म पे चलती है, विंडोज पे चल रही है, लिनक्स पे नहीं चल रही, तो उसकी टेस्टिंग करने के लिए कि वो जो फाइल है, वो जो एप्लीकेशन है या वेब पेज है, कुछ भी एनीथिंग, कोई भी एप्लीकेशन, वो क्या मेरी प्रॉपर विंडोज पे जैसे वर्क कर रही है, क्या लिनक्स पे कर रही है, कैसे चेक करोगे? अब हर कोई तो दो दो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल सकता ना। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। ये सब यूजर को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये यूजर एंड पे नहीं होता, ये सब आपको मिलेगा। अभी मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह पढ़ाऊंगी, तब आप देखना, ठीक है। उसका एग्जाम्पल भी दूंगी, जैसे ईमेल पे आपकी इमेजेस जो हैं वो सेव हो जाती है, तब आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में वर्चुअलाइजेशन को यूज क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन को हमने टेस्ट करा, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्चुअलाइजेशन। अलग अलग सर्वर पर सर्विसेज को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। मान लो कोई सर्वर पे कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी और पे कुछ और है, तो अलग अलग पहले कैसे ट्रांसफर कर दोगे? पहले टेस्ट करोगे उनको, फिर क्या करोगे? उन्हें ट्रांसफर करोगे अलग अलग सर्वर पे, राइट। यूजर के लिए एप्लीकेशन की लॉजिकल इमेज बनाता है। यूजर के लिए एप्लीकेशन की लॉजिकल इमेज का मतलब सिर्फ उसको वो दिखेगा पार्ट जो वो क्वेरी करके डालता है, मतलब जो उसने लॉजिकली क्वेश्चन करा है कि मुझे इससे ग्रेटर देन ये वाला टेस्ट डेटा दे दे, ठीक है, तो केवल वही चीज देता है। उसके बैक में कौन सी चीज कहाँ हो रही है, उससे यूजर को कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। अब देखिए, एक होता है यूनिवर्सल वर्चुअलाइजेशन। ये एक जस्ट एक डेफिनेशन आपके उसमें आती है, तो इसलिए मैंने यहाँ अलग से डाली है। यूनिवर्सल एप्लीके वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का वर्चुअलाइजेशन अगर कोई प्रोवाइड कराता है, तो वो होता है यूनिवर्सल वर्चुअलाइजेशन, जिसके अंदर हमें हार्डवेयर का भी मिल रहा है और जिसके अंदर हमें सॉफ्टवेयर का भी वर्चुअलाइजेशन मिल रहा है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का वर्चुअलाइजेशन होता है, वो कहलाता है हमारा यूनिवर्सल वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। देखिए इस तरीके से, इसमें देखिए हार्डवेयर का भी वर्चुअलाइजेशन कर दिया, और देखिए सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशंस का, है ना। ये एप्लीकेशन अलग हो, ये अलग हो गई, तो इन्हें क्या करा? बांट दिया। ये देखिए यहाँ पे ये सारे ओएस बांट दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? यूनिवर्सल वर्चुअलाइजेशन। अब हमने चार तरीके के वर्चुअलाइजेशन पढ़े, अब हम देखते हैं कि वर्चुअलाइजेशन से प्रॉफिट क्या क्या लाभ होता है और उससे दिक्कतें, हमें हानि क्या होती है, ठीक है। तो देखिए वर्चुअलाइजेशन से लाभ क्या होता है, सबसे पहले आप खुद सोचिए, आपने चारों पढ़े और चारों में आपको क्या क्या बेनिफिट दिखे, वही इसके लाभ हैं, ठीक है। भाई स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है, सीपीयू की स्पीड बढ़ जाती है। दूसरी चीज, हमारे पास जो नेटवर्क के अंदर हमारा कंजेक्शन आता है, ट्रैफिक हो गया, वो कंट्रोल होता है, राइट, ठीक है। ओएस, डिफरेंट डिफरेंट ओएस पे हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं। तो ऐसे सारे बेनिफिट जो आपने अभी वर्चुअलाइजेशन पढ़े हैं, उसके जो जो लाभ आपको लगते हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हार्डवेयर के उपयोग को बढ़ाता है। भाई हार्डवेयर का उपयोग तो बढ़ ही गया। मान लीजिए किसी सर्वर के पास एक हार्डवेयर है, एक बार के लिए मान लीजिए, ठीक है। अब आपने वर्चुअलाइजेशन कर दिया, आपने क्या करा? हार्डवेयर अलग कर दिया, ये पार्ट अलग कर दिया। मान लो उसका ये पार्ट अलग है, किसी को सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर चाहिए, ठीक है, वो पर्टिकुलर जैसे प्रिंटर चाहिए मान लो एक बार के लिए, है ना, एग्जांपल में। तो वो प्रिंटर क्या है? वो सिर्फ प्रिंटर को एक्सेस करेगा, तो उससे स्पीड बढ़ जाएगी, उसको पूरा सिस्टम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हार्डवेयर पार्ट को भी क्या करते हैं? वर्चुअलाइजेशन में यूज करते हैं, वर्चुअल कर देते हैं ना, आभासी रूप बनाते हैं। तो वो सारे के सारे अगर सिर्फ प्रिंटर को यूज करना चाहते हैं, एक बार के लिए समझ लीजिए प्रिंटर के एग्जांपल से, तो वो क्या करेंगे? उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, उन्हें एक्स्ट्रा पार्ट को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हार्डवेयर का उपयोग क्या हुआ? बढ़ गया। हार्डवेयर की कॉस्ट कम हो गई, भाई हमारे लिए तो कम ही है, हमें थोड़ी ना अलग से कुछ हार्डवेयर परचेज करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा। और ऑर्गेनाइजेशंस को भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके बना लेते हैं, कुछ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन अपना बना लेती है, ठीक है। तो उनके लिए हार्डवेयर की कॉस्ट कम हो गई, सबको अलग अलग परचेज नहीं करना पड़ा। ऑपरेशन तेज होते हैं, मतलब कि जो उसकी प्रोसेसिंग होती है वो तेज हो जाते हैं, रिप्लाई जल्दी हो जाता है ना, ठीक है, डाउन टाइम कम हो जाता है, थ्रूपुट बढ़ जाता है, कुछ भी कह सकते हो आप।
कम रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ जैसे हार्डवेयर समझा, वैसे ही एक्स्ट्रा और भी रिसोर्सेज हैं, सब आपस में शेयर वे हो रहे हैं तो क्या हो गया, हमें तो जरूरत ही कम पड़ी रिसोर्सेज की। भाई एक जने ने ले रखा है वो हमने एक्सेस कर लिया, किसी और ने ले रखा है वो किसी और ने एक्सेस कर लिया, तो रिसोर्सेज की आवश्यकता कम हो गई। ठीक है। वर्कलोड, वर्कलोड कम हो जाता है, जब वर्क ही डिवाइड हो जाएगा तो वर्कलोड तो अपने आप कम होगा। नेटवर्क की कैपेसिटी कैसे बढ़ गई, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन से बताया था ना, उसके अंदर सबको बैंडविड्थ अलग मिल गई और क्या हुआ, कंजेशन कम हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, है ना। सिस्टम की क्षमता को बढ़, सिस्टम की क्षमता का मतलब हो गया कि सीपीयू की स्पीड बढ़ जाती है, तुरंत रिप्लाई कर देता है। भाई कैसे बढ़ेगी, उसके पास वर्कलोड कम हो गया, उसके पास जैसे जो यूजर्स मान लीजिए या 100 थे, 100 की बजाय उसके पास 50 हो गए, तो क्या हुआ, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, काम करने की जो क्षमता थी वो उसकी बढ़ गई। ठीक है। तो ये क्या आते हैं, ये सारे थे वर्चुअलाइजेशन के लाभ। अब देखिए हमने तो लाभ ही लाभ समझा, अब देखते हैं कि इससे नुकसान क्या क्या हो सकता है। आप वैसे ही सोचिए, आपका डेटा कहाँ पड़ा है, ऊपर। अभी मैं क्लाउड समझाऊंगी तब समझाऊंगी। तो सुरक्षा कम होती है इसमें। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सुरक्षा बिल्कुल ही कम होती है, बट हमारा जो प्राइवेट हमारे पास जो डेटा रहता है वो ज्यादा सेफ रहेगा बजाय वर्चुअलाइजेशन के। ठीक है ना, हैकिंग वगैरह थोड़ा बढ़ जाती है, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हैकिंग हो जाती है, ऐसा नहीं होता। बहुत रेयर, बहुत ही एक्सट्रीम केसेस होते हैं तब जाके, बट सुरक्षा तो हुई ना कम। तो सुरक्षा की कमी देखने को मिलती है। पहला इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि सुरक्षा की क्या होती है, कमी देखने को मिलती है। स्केलेबल आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, वो होता है। इसमें इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा खर्चा होता है। देखो क्या होता है, अब आप सोचिए, आप इसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। आपको सिक्योरिटी भी चाहिए। ठीक है, जैसे फायरवॉल वगैरह हो गया, फिर उसको कनेक्ट करना, फिर उससे रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको अरेंज करना। तो फर्स्ट टाइम में जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो इसने यही कहा है कि जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत खर्चा होता है, बट अगर 3-4 ऑर्गेनाइजेशन अगर इसको मिलके कर रही है तो उनका सारा का सारा जो भी पैसा लगा है उससे ज़्यादा बच जाता है, वो यूज करते हैं तब उसको। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम के लिए कहा गया है कि इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा खर्चा होता है फर्स्ट टाइम के लिए। ठीक है। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन करेगी तो उसके लिए तो देखो है ही। लेकिन मिलके अगर कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं होता। ठीक है, बाद में सारी पूर्ति हो जाती है इसके अंदर। उच्च प्रारंभिक निवेश, क्या कहा था मैंने, प्रारंभिक यानी फर्स्ट टाइम में जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, वो क्या है, वो हमारी ज्यादा है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ना, क्या प्रारंभिक निवेश बहुत अधिक होता है। ठीक है। तो ये इसके 3-4 जो नुकसान है वो है, बट आप खुद सोचिए इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, सुरक्षा बहुत ज्यादा नहीं होती कमी। ठीक है ना, हमें अच्छी खासी मिलती है। इम्प्लीमेंटेशन तो देखो आएगा ही। भाई स्टार्टिंग में तो हर चीज में आता है, आप कोई बिजनेस शुरू करो उसमें भी खर्चा आता है, राइट। तो वो चीज तो है ही। उच्च प्रारंभिक निवेश वही वाली बात हो गई, पहले स्टार्टिंग में पैसा बहुत लगेगा, बट अगर मिलके करेंगे, मिलके ऑर्गेनाइजेशन करती है तो इतनी दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना, सारा का सारा जो खर्चा है वो सारी की सारी पूर्ति हो जाती है जब आप इसको यूज करते हो। ठीक है, यूजर के लिए नहीं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए। ठीक है। तो आज की क्लास में आज इतना ही पढ़ेंगे हम, वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। आपने नाम भी सुना होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।